प्यारे विद्यार्थियों, इकोलॉजी के अंतर्गत अपन नेक्स्ट चैप्टर आपका पेपर फर्स्ट में यूनिट सेकंड के अंतर्गत इकोसिस्टम का अपन स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने कम्युनिटी डायनेमिक्स यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन पारिस्थितिकी अनुक्रमण के जनरल प्रोसेस और हाइड्रोजर लिथोजर का स्टडी किया है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ईपी ओडम ने इकोलॉजिकल सक्सेशन की जो प्रोसेस है, जब उसमें फाइनली जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी का एस्टैब्लिशमेंट होता है और ये कम्युनिटी और किसी के द्वारा रिप्लेस नहीं की जाती, अर्थात ये सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ में इक्विलिब्रियम स्थापित कर लेती है, तो वहाँ पे जो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके बीच में जो एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप के रूप में या को हैबिटेट के रूप में जो प्रोसेसेस पाई जाती है, साथ ही ये जीव जो है वहाँ की एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स हैं उनके साथ में भी इंटर रिलेशनशिप है वो स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे वास्तविक रूप से जब इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सक्सेशन समाप्त हो जाते हैं तो वहाँ पे एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है। तो ओडम ने इसे इकोसिस्टम डेवलपमेंट का प्रोसेस बताया था। अब अपन बात करते हैं इकोसिस्टम की। इसे हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और अपना पूरा जो अर्थ है, होल जो अर्थ है, वो भी सभी प्रकार के इकोसिस्टम से मिलकर के बना है जहाँ पे जीवन संभव है, और उसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर जो है, अर्थ के ऊपर बायोस्फीयर जहाँ जीवन संभव है, और यहाँ पे एक हाईएस्ट माउंटेन पीक से लगाकर डीपेस्ट जो ओशियन पॉइंट है जहाँ तक आपको बायोडाइवर्सिटी इसमें अवेलेबल है। तो ये वर्ल्ड के हर एक जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उन सभी के जो डिफरेंट टाइप के टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ये सभी आपस में इंटरलिंक होते हैं और ये आपस में मिलकर के एक जाइंट अर्थ एज ए जाइंट इकोसिस्टम, जिसे बायोस्फीयर या जैव मंडल का कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं। लेकिन अपन वास्तव में एक इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है और इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है और इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है। अर्लियर डेज के अंदर टाइम्स में इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर का ज़्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन वर्तमान में उसकी जो बायो एनर्जेटिक जो अप्रोच है, जिसके अंतर्गत एनर्जी और न्यूट्रिएंट का जो साइक्लिंग या मूवमेंट हो रहा है, उसमें वो भी अपन उसमें फोकस करते हैं, और जिसमें अपन इकोसिस्टम के साथ साथ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का भी स्टडी करेंगे, वो इस के अंतर्गत है। तो इकोसिस्टम में अपन ने एक जनरल इकोसिस्टम की डेफिनेशन, हिस्ट्री, इसके बाद इकोसिस्टम के प्रकार, फिर इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, फंक्शनल एस्पेक्ट क्या क्या है, और उसके आगे उसमें कंज्यूमर के बारे में स्टडी करेंगे, और आपके इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड वेब, फूड चेन्स, फूड वेब, ये सारी चीज़ें, और इसके बाद एनर्जी फ्लो जो होता है, ऊर्जा प्रवाह है, ये सारे इकोसिस्टम के पार्ट है। और उसके बाद में जो सेकंड जो उसका एस्पेक्ट है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो केमिकल साइकिल्स के रूप में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का अपन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम जो है, इसका कॉन्सेप्ट जो क्या है पहले अपन समझेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इकोसिस्टम जो टर्म जो है, ये आपके परीक्षा में प्रश्न आता है। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, वो क्या था, ए.जी. टेंसले के द्वारा। ए.जी. टेंसले ने 1935 के अंदर इकोसिस्टम शब्द जो है सबसे पहले दिया था, और उन्होंने परिभाषा में ये बताया कि एक सिस्टम जो डेवलप हो रहा है वो किसके रिजल्ट के बीच में हो रहा है, कि एक कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी जो है या जिसके जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है, उनका एनवायरनमेंट के साथ जो इंटर रिलेशनशिप है, उसके रिजल्ट से जो एक सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो साधारण शब्दों में अपन कहेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र वो तंत्र है जिसमें पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक है, उनके मध्य अंतर क्रियाएं वो पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत प्लांट्स, एनिमल स्पीसीज बायोमास के रूप में, और उसमें जो फंक्शनल एस्पेक्ट के रूप में जो है वो एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग होता है, और ये एक नेचुरल सिस्टम के रूप में ऑपरेट होता है, जिसे अपन इकोसिस्टम कहते हैं, जिसका एक बैलेंस होता है, बैलेंस वे में ये इकोसिस्टम ऑपरेट होते हैं। ये इकोसिस्टम का होम्योस्टेसिस कहलाता है। और वर्तमान में जो
डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनों की कटाई होती है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जल की भारी कमी हो रही है, तो उसके कारण पृथ्वी पे जो इकोसिस्टम है और उसमें मुख्य रूप से जो फ्रेजाइल टाइप के जो इकोसिस्टम है, जिसमें अपन आगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर स्टडी करेंगे, आपके जूलॉजी के सिलेबस में भी है ये सारे इकोसिस्टम के प्रकार, जिसमें आप एचुरी इकोसिस्टम पढ़ते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पढ़ते हैं, और जैसे पॉन्ड है, इसके अलावा मरीन इकोसिस्टम का स्टडी करते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम का स्टडी करते हैं, और कुछ फ्रेजाइल इकोसिस्टम है जिसमें कोरल इकोसिस्टम और मैंग्रोव इकोसिस्टम का भी स्टडी करते हैं। तो उनका संरक्षण जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो एजी टेंसले ने ये सबसे पहले टर्म कोइन किया था। इसके बाद में फिर अपन 1877 में जो कुछ इससे पहले जो इकोलॉजिस्ट ने जो कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे जो इकोसिस्टम से संबंधित ही है, तो ये बायोसिनोसिस जो है ये 1877 में कार्ल मोबियस के द्वारा ये उनको डिफाइन किया गया इकोसिस्टम को। बायोसिनोसिस, बायो यानी जीवों का जो अंतर क्रियाओं के रूप में सिस्टम है, बायोसिनोसिस है, वो कार्ल मोबियस ने किया। इसके बाद में 1887 के अंदर जो है आपके फॉरबिस ने 1887 के अंतर्गत जो फॉरबिस ने इसको आपके माइक्रोकॉस्म, फॉरबिस ने इसका नाम दिया माइक्रोकॉस्म। कॉस्म का मतलब होता है ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड, ये एक छोटा रूप है ब्रह्मांड का, या एक छोटा माइक्रोकॉस्म, कॉस्म के रूप में उसका नाम दिया 1887 के अंतर्गत ये फॉरबिस ने नाम दिया था। और इसके बाद में कुछ वैज्ञानिक जो है जैसे बायोसिस्टम के रूप में, बायोसिस्टम के रूप में जो है वो 1939 में ये आपके थिनमैन के द्वारा ये वर्ड प्रयुक्त किए गए। तो अलग अलग इकोलॉजिस्ट ने इनको परिभाषित करने का प्रयास किया है। और अब अपन इसी के बारे में आगे जो देखते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात करेंगे। और एक इकोसिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले अपन देखते हैं कि उसमें एक न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप क्या होता है। टाइप ऑफ इकोसिस्टम से पहले न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के साथ में। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं कि एक इकोसिस्टम जो नेचुरल वे में ऑपरेट होता है, इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ग्रीन वेजिटेशन यानी ग्रीन प्लांट का होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा फूड का सिंथेसिस करते हैं। ये ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, जिसमें ग्रीन प्लांट है, साइनोबैक्टीरिया है और ग्रीन एल्गी है, ये सब प्लांट के रूप में है। तो सबसे पहले आपके ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो है जिसमें आपके ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया या ग्रीन एल्गी, ये सारे प्लांट ऑटोट्रॉफ के रूप में है। और ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट जो है रेडिएंट एनर्जी जो है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के रूप में ये रेडिएंट एनर्जी जो आ रही है, इस रेडिएंट एनर्जी को ये ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और इसको केमिकल एनर्जी में, केमिकल बाउंडेड एनर्जी के रूप में उसको स्टोर करते हैं। एसिमिलेशन उनका होता है और फूड का सिंथेसिस होता है। और ये जो उनके द्वारा जो स्टोर की गई जो एनर्जी का जो अमाउंट है बायोमास के रूप में, और इसके ऊपर आपके जो एनिमल्स जो फीड करते हैं वो आपके हर्बीवोर्स कहलाते हैं। ये कहलाते हैं हर्बीवोर्स। जैसे कि खरगोश है वो हर्बीवोर्स है जो ग्रास को खाता है, और हर्बीवोर्स के ऊपर जो फीडिंग करते हैं वो आपके कार्निवोर्स, वो कार्निवोर्स है। कार्निवोर्स जो होते हैं वो मांसाहारी जो जानवर जैसे टाइगर है, लॉयन है, तो ये आपके केवल हर्बीवोर को फीडिंग करते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जैसे मनुष्य, मैन है, चींटी है, तो ये हर्बीवोर्स के साथ साथ आपके इनको प्लांट का भी भक्षण करते हैं और हर्बीवोर्स का भी, तो ये ओमनीवोर्स कहलाते हैं। ये ओमनीवोर्स जिसे अपन सर्वाहारी कहते हैं। तो मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है, और कुछ जीव दूसरे भी सर्वाहारी है। कुछ एनिमल्स है वो प्योर आपके कार्निवोर्स से मांसाहारी है, और जैसे कि आपके गिद्ध है जो टॉप कंज्यूमर के रूप में वो भी मांसाहारी है, और बाकी सारे जो है हिरण है और ये सारे खरगोश है, ये रैबिट, ये आपके क्या है, हर्बीवोर्स है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप है कि रेडिएंट एनर्जी का फिक्सेशन हुआ है ऑटोट्रॉफ के द्वारा, और ये ऊर्जा जो है वो हर्बीवोर्स के द्वारा अपटेक की गई है, और हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, और कुछ जीव है जो हर्बीवोर्स कार्निवोर्स दोनों को डिपेंड करते हैं। तो ये आपके कहलाते हैं न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप कहलाते हैं। और इन जीवों
हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स, इनके द्वारा जो एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है, एक्सक्रीटरी मटेरियल या इनके डेथ और डीके से जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है उनका पुनः ऑटोट्रॉफ के द्वारा अपटेक किया जाता है। तो यहाँ पे एक न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप है और इन जीवों के बीच में एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है। ऑब्लिगेटरी का मतलब ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, सभी का रिक्वायरमेंट है वो कंपेंसेट हो रहा है। तो ये न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप का जो है वो आपको देखना है। और यहाँ पे आपने देखा कि एक कुछ जीव जो है, यहाँ पे आपने ग्रीन प्लांट के बारे में पढ़ा है ऑटोट्रॉफ के रूप में, और दूसरे जो जीव हैं जो कि चाहे वो हर्बीवोर्स हो, चाहे वो कार्निवोर्स हो या ओमनिवोर्स हो, ये चूंकि ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, एनर्जी के लिए, तो इनको हेट्रोट्रॉफ कहते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। तो एक ऑटोट्रॉफ है और दूसरे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। अब ऑटोट्रॉफ या जो ऑटोट्रॉफ है ये नेचर के अंदर चूंकि ये एनर्जी और मैटर का प्रोडक्शन करते हैं, तो ऑटोट्रॉफ को प्रोड्यूसर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? प्रोड्यूसर, इसे उत्पादक कहते हैं इकोसिस्टम में। जबकि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स है, ये क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर कहलाते हैं। ये कंज्यूमर कहलाते हैं, ये अपघटक, उपभोक्ता कहलाते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे ग्रीन प्लांट है प्रोड्यूसर के रूप में और हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स कंज्यूमर के रूप में। लेकिन यहाँ पे इकोसिस्टम में कुछ दूसरे जीव और भी होते हैं जिनको दिखाई नहीं देते हैं और उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये सूक्ष्म जीव होते हैं और जिसको कहते हैं डीकंपोजर। इसे क्या कहते हैं? डीकंपोजर्स कहते हैं, अपघटक। ये जो अपघटक हैं, ये अपघटक, इसमें 3 अपघटक, इकोसिस्टम में 3 अपघटक हैं। सबसे बड़ा रोल होता है बैक्टीरिया का, ये जीवाणु। दूसरा फंजाई, कवक, और तीसरा बैक्टीरिया और फंजाई की इंटरलिंक होती है वो एक्टिनोमाइसीटी। एक्टिनोमाइसीटी जो है ये आपके बैक्टीरिया और फंजाई की कनेक्टिव लिंक माने जाती है। जैसे केजुराइनिया के रूट में जो आपके फ्रेंकिया नाम के जो बैक्टीरिया है वो वास्तव में एक्टिनोमाइसीटी होते हैं। तो ये कहलाते हैं डीकंपोजर। अब ये जो प्रोड्यूसर हो चाहे वो कंज्यूमर हो, इनका जब डेथ और डिके होता है और जो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो उसको पुनः न्यूट्रिएंट स्टेट में अवेलेबल कराने का, उसका जो डीकंपोजिशन कर रहे हैं, इनका कार्य क्या है? अपघटन करना, डीकंपोजिशन करना। यानी कि ये मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जटिल रूप में होते हैं, उनको सरल रूप में परिवर्तित करते हैं, इसलिए उनको डीकंपोजर कहते हैं। और इनके कारण एक इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट पुल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? न्यूट्रिएंट पुल। ये न्यूट्रिएंट पुल प्योर इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में होता है क्योंकि प्लांट जो है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही न्यूट्रिएंट को अवेलेबल अपटेक करते हैं और ये न्यूट्रिएंट पुल पुनः प्रोड्यूसर के द्वारा अपटेक किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के जीव हो गए, एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर्स है और तीसरा है डीकंपोजर। कंज्यूमर जो होते हैं यहाँ पे इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक मैक्रो कंज्यूमर होते हैं। मैक्रो कंज्यूमर में कौन कौन से होंगे? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये मैक्रो कंज्यूमर कहलाते हैं क्योंकि इनको ज्यादा एनर्जी और फूड की जरूरत होती है। और बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज है जिसे नेचर के आधार पर तो डीकंपोजर कहा जा सकता है, लेकिन फूड और एनर्जी रिलेशन के रूप में इसे माइक्रो कंज्यूमर भी कहते हैं। डीकंपोजर को दूसरा नाम है माइक्रो कंज्यूमर, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज। तो ये आपके एक इकोसिस्टम के जो घटक जो है उसके रूप में ये बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। कलेक्टिवली क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। और ए बायोटिक कंपोनेंट जो होता है उसमें आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स है जो आपके सारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल के रूप में है और इसमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट जो है और उस न्यूट्रिएंट को भी मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में उनको डिवाइड करते हैं। और कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम है, ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो ये किसी भी प्लांट में, चाहे वो प्लांट या एनिमल हो, उनके द्वारा उनका रिक्वायरमेंट क्या है, जिनका रिक्वायरमेंट अधिक है, ये न्यूट्रिएंट इनका रिक्वायरमेंट अधिक होता है, इसलिए उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। इसलिए नहीं कहते कि नेचर में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसे ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, जैसे कि आयरन है, आपके कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है और ये मैग्नीज है, ये ट्रेस एलिमेंट कहलाते हैं क्योंकि उनका जो जीवों की रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और
उनके लिए ग्रोथ के लिए कम मात्रा में इनका जरूरत होती है, इसलिए उन्हें ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। तो ये सारे नेचर में जो जिस रूप में प्राप्त होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉइल के रूप में, वाटर से या अलग अलग प्रकार से और ऑर्गेनिक मैटर से, तो ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में अपन ये मेजरली पढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं इकोसिस्टम के टाइप्स की बात करते हैं कि इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद में फिर एक एक पॉइंट को अपन समझेंगे। देखिए ये बड़ा सा डायग्राम आपको दिख रहा है, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझिए। ये पूरी अपनी अर्थ है, ये पूरे अर्थ है और यहाँ पे जो मेन एनर्जी सप्लाई के रूप में सोर्स है वो सन है। यहाँ से ये रेडिएंट एनर्जी जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहा है। ये लिखा हुआ है क्लाइमेट रेजिम, ये पूरा क्लाइमेट है और सोलर एनर्जी का इनपुट हो रहा है और इन सोलर एनर्जी को प्रोड्यूसर के द्वारा, प्रोड्यूसर कौन से, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन एल्गी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, इन प्रोड्यूसर के द्वारा इस रेडिएंट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में अपटेक किया जाता है और उसके बाद में आपके कार्बन फिक्सेशन पाथवे के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन होता है और ये जो बना हुआ ऑर्गेनिक मैटर एसिमिलेशन प्रक्रिया से, ये एसिमिलेटरी मटेरियल जो है ये इस प्रोड्यूसर के मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आता है और जो एक्सेस अमाउंट होता है वो डिफरेंट उनके जो ऑर्गन होता है उसमें फ्रूट के रूप में या कोई रूट के रूप में या सकुलेंट ऑर्गन के रूप में उसका स्टोरेज होता है और वो ही जो मटेरियल है वो डीकम्पोजर के द्वारा या फिर कंज्यूमर के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये जो कंज्यूमर है सब लिखा है, एक प्रोड्यूसर का आप समझ में आ गया। कंज्यूमर में सारे मैक्रो कंज्यूमर जो है सबसे पहले, डीकम्पोजर जो माइक्रो कंज्यूमर है और उसको अलग लिखोगे डीकम्पोजर को, और दूसरी जो कंज्यूमर है जिसमें हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स ये सभी आएंगे जो कि न्यूट्रिशनली ये हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं। कंज्यूमर्स है वो हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं और प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉफ। तो ये कंज्यूमर उनका अपटेक करेगा। अब देखिए इसमें दो लाइनें बनानी है, डॉट लाइन और ये आपके वेवी लाइन। तो एक आपका मटेरियल है, इसमें मटेरियल का भी मूवमेंट हो रहा है और दूसरा एनर्जी का भी मूवमेंट हो रहा है। तो ये कंज्यूमर के द्वारा इसमें अपटेक कर दिया। अब कंज्यूमर जो भी हो, हर्बीवोर्स, कार्निवोर जो भी हो, क्योंकि ये सभी जीव जो एक इकोसिस्टम में एक लीनियर अरेंजमेंट के रूप में पाया जाता है और उसे अपन फूड चेन कहते हैं और सारी फूड चेन मिलकर फूड वेब का निर्माण करते हैं, खाद्य जाल का। तो ये इन जीवों की जब डेथ और डिके होती है या फिर देखिए प्रोड्यूसर खुद जो ग्रीन प्लांट है उनका डेथ और डिके होता है, तो इस एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और ये डीकम्पोजर जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स एक्शन करते हैं और इस डीकम्पोजर के एक्शन के द्वारा आपके न्यूट्रिएंट पूल के रूप में, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल के रूप में, चाहे वो सॉइल के अंदर है, वाटर के अंदर है, न्यूट्रिएंट पूल का निर्माण होता है और ये न्यूट्रिएंट पूल सेंटर में बना हुआ है, उसका पुनः प्रोड्यूसर के द्वारा अपटेक किया जाता है। तो ये यहाँ पे एक नेचुरल इकोसिस्टम के डिफरेंट घटक है, उसमें ऑपरेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट और एनर्जी का और उनके चारों तरफ क्लाइमेट है। और अब बात करते हैं कि ये जितने भी इकोसिस्टम हैं उनको अगर अपन डिवाइड करते हैं तो और पूरे पृथ्वी जो है वो बायोस्फीयर के रूप में, ये हमने पहले बताया कि पूरा अर्थ जो है वो एक जाइंट इकोसिस्टम जिसे बायोस्फीयर कहते हैं उसके रूप में है पूरी पृथ्वी पे। और इकोसिस्टम के अगर अपन टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, तो ब्रॉडली ये दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है मैन इंजीनियर इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत पुनः नेचुरल इकोसिस्टम को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो देखिए ये सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, 1 2 3, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उनको गोले बना के नंबरिंग करना है। तो 1 क्या है, फॉरेस्ट 1, दूसरा नंबर पे ग्रासलैंड, घास का मैदान, तीसरे नंबर पे डेजर्ट, मरुस्थल, ये तीनों टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। हालांकि चौथा नंबर में ये भी है तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लेकिन ये नेचुरल नहीं है ये तीनों क्या है, नेचुरल है। और ये चौथा जो है वो मैन इंजीनियर्ड है। अब मैन इंजीनियर्ड जो इकोसिस्टम है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत आसान सा है कि ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर इकोसिस्टम का जो रेगुलेशन और मैनेजमेंट है वो मैन के द्वारा किया जाता है। उनके अंदर मैन जो है, मनुष्य जो है, वो मैनिपुलेशन के द्वारा, चाहे वो न्यूट्रिएंट की बात हो, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर की बात हो या वहाँ का एनवायरमेंटल या मॉइस्चर की बात हो, इन और पॉपुलेशन का नंबर की बात हो, इन सभी का कंट्रोल जो है वो मैन के पास में है। इसलिए मैन इसके अंदर मैनिपुलेशन करता है और अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रोडक्शन करता है।
तो ये जो है वो मेन इंजीनियर इकोसिस्टम कहलाता है। और उसके उदाहरण जो है वो आपका क्रॉपलैंड है। क्रॉपलैंड का मतलब फसल के खेत है जिसमें आपके वीट का खेत हो सकता है और मेज का हो सकता है या राइस का हो सकता है। क्रॉपलैंड में भी वीट फील्ड, में भी मेज फील्ड और में भी राइस फील्ड, कोई भी है। तो ये मेन इंजीनियर इकोसिस्टम है, लेकिन ये सभी क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। अब अपन बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की। तो 5 नंबर में फ्रेश वाटर है, 6ठे नंबर पे मरीन है। अब फ्रेश वाटर है, यहाँ पे भी 2 प्रकार के आपको देखना है। फ्रेश वाटर में एक रनिंग वाटर, फ्रेश वाटर में रनिंग वाटर और एक स्टैग्नेंट वाटर। एक लैंटिक है इकोसिस्टम और एक क्या है, लॉटिक है। लैंटिक यानी रनिंग वाटर, इसके अंतर्गत आपके जैसे स्ट्रीम है, स्प्रिंग है, झरने हैं, रिवर स्ट्रीम है, स्प्रिंग है, ये सब इसमें रनिंग वाटर में आते हैं। इसी प्रकार से स्टैग्नेंट यानी स्थिर जल वाले हैं, इसमें आपका पॉन्ड है, डैम है, लेक है, ये अलग अलग प्रकार के छोटे से जलाशय और ये सब क्या आते हैं, स्टैग्नेंट वाटर, जहाँ पे लेकिन पानी क्या है इन सभी का, फ्रेश है, स्वच्छ जल है। तो ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया। अब सेकंड जो एक्वाटिक में है वो मरीन है। मरीन का मतलब है ओशियन के रूप में, जहाँ पे वेरी हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है वाटर के अंदर और उसमें विशेष प्रकार के जीव भी सर्वाइव करते हैं। तो मरीन इकोसिस्टम के अंतर्गत आपके ओशियन, महासागर, इसके बाद में बे, खाड़ियां, और एक जो है जहाँ पे रिवर्स जो है जब ओशियन या बे में या गल्फ के अंदर मर्ज होती हैं, तो वहाँ पे एक ट्रांजिशनल जोन जहाँ पे फ्रेश वाटर और मरीन वाटर के साथ मिक्सिंग होता है और वो विशेष प्रकार की कंडीशन बनती है, तो वो आपके ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम होता है, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। और उससे कहते हैं एचुरी, उससे कहते हैं एचुरी, हिंदी में कहते हैं ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख इकोसिस्टम। और यहाँ पे विशेष प्रकार की वनस्पति या जीव ही पाए जाते हैं और जो मैंग्रोव वेजिटेशन है वो एचुरी इकोसिस्टम में ही पाई जाती है। तो ये पूरी वर्ल्ड इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट और उसका स्ट्रक्चर में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं और ये इकोसिस्टम के टाइप क्या है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन इकोलॉजिकल एक तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है और फिर सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड, फिर फूड चेन, फूड वेब और फिर एनर्जेटिकल अप्रोच का स्टडी करेंगे, एनर्जी फ्लो का। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।